आप सभी का HPTGT कमीशन 2025 की MCQ सीरीज में स्वागत है और विजन ऑफ सक्सेस के मंच पर आपके सामने में लेकर आज भी महत्वपूर्ण MCQs लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। चलिए फटाफट से देखते हैं इन प्रश्नों को और हल करते हैं। आज थोड़ा फास्ट रहेगा रिवीजन, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंदी विषय से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर 4-5 या 10-12 नंबर के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, तो ना जाने कौन सा प्रश्न कब पूछ लिया जाए, राइट। तो फटाफट से रिवीजन करेंगे। आज मैं हिंदी के तमाम पहले भी पूछे गए उन रिपीटेड प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लाई हूँ और आगे भी पूछे जाने की संभावना जो 100% बनती है। तो देखिए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है, अवधी में लिखी गई है, ब्रज में या फिर खड़ी बोली में। तो हम सभी जानते हैं रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ठीक है। किसने लिखा था इसे? तुलसीदास जी ने लिखा था, राइट, अवधी भाषा में। चलिए लोकल भाषा में लिखा था ताकि हर जन जन के मानस तक, मतलब हर जन जन तक यह भाषा पहुंच सके, यह रामचरितमानस पहुंच सके जो लोक कवि गोस्वामी महाकवि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है। साकेत बड़ा ही विख्यात महाकाव्य है, तो इसके रचनाकार कौन है। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, निराला या फिर सूरदास। तो जो साकेत है वह मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य है, जिसमें आपको पता होगा लक्ष्मण की वाइफ जो उर्मिला है ना, राम सीता लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला को लेकर उन्हें केंद्र में रखकर ही इस साकेत महाकाव्य को रचा गया है। राम कथा का एक नया दृष्टिकोण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा है मैथिलीशरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 देखिए कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि कौन हैं। विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, सिया रामचंद्र गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो कुरुक्षेत्र काव्य लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, विकल्प ही सही उत्तर होगा। देखिए यह एक प्रगतिवादी महाकाव्य है जिसमें युद्ध और शांति पर गहन चिंतन किया गया है। युद्ध व शांति के क्षेत्र में किया गया गहन चिंतन पर आधारित है कुरुक्षेत्र, दिनकर द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य, राइट। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर प्रगतिवाद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक काल के एक युग प्रवर्तक रचनाकार रहे हैं और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग भी पड़ा था, है ना। भारतेंदु युग हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता, आधुनिक साहित्य के पितामह जैसे शब्दों से इनको नवाजा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक गद्य के पितामह, आधुनिक गद्य के जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर हरिवंश राय बच्चन जी। तो प्रिय प्रवास बड़ी ही प्रसिद्ध रचना रही है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की। यह एक खंड काव्य था, बड़ा ही प्रसिद्ध खंड काव्य, ठीक है। और यह खड़ी बोली में रचा गया था। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य के अंतर्गत वह कौन सा महाकाव्य है जो खड़ी बोली में रचा गया है। तो प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने। और यह हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहलाता है, ठीक है, पहला खड़ी बोली में रचा हुआ महाकाव्य, राइट। तो आपने ये समझ लेना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, राही मासूम राजा या फिर अज्ञे। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की बड़ी ही हिंदी, यहाँ तक कि हिंदी साहित्य का सबसे
प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास रहा है गोदान। ठीक है, किसान जीवन की व्यथा पर आधारित, किसान जीवन की त्रासदी या यूं कहें व्यथा पर आधारित यह एक सामाजिक उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी किसकी रचना है? विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिलीशरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है कामायनी। हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य। इसमें मनु प्रमुख पात्र हैं, श्रद्धा प्रमुख पात्र हैं और ईड़ा। इनके जरिए मानव जीवन के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, मनु, श्रद्धा और ईड़ा नामक पात्रों के द्वारा मानव जीवन के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं कामायनी रचना में। आगे बढ़ते ही, बुद्ध चरित के रचयिता कौन हैं? देखिए, बुद्ध चरित यह अशोक घोष द्वारा लिखा हुआ बड़ा ही प्रसिद्ध महाकाव्य है और यह संस्कृत में रचा हुआ महाकाव्य है, संस्कृत में मूलतः। ठीक है, इसमें हमें भगवान गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन देखने को मिलता है जो अशोक घोष ने रचा है। तो बुद्ध चरित की रचयिता कौन है? अशोक घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गीतांजलि किस भाषा की मूल रचना है? गीतांजलि हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, बांग्ला या फिर अंग्रेजी? तो एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रची हुई यह रचना है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि, और यह बांग्ला में, क्योंकि वो बांग्ला के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार थे, रचनाकार थे टैगोर साहब, है ना। और इसी रचना पे उन्होंने इसकी अंग्रेजी अनुवाद के लिए, जब इस रचना का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था ना, मूलतः तो ये बांग्ला में रची हुई थी, अंग्रेजी अनुवाद के लिए वर्ष 1913 में नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार गीतांजलि रचना को, इसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अंधा युग नाटक के लेखक कौन हैं? अंधा युग नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो देखिए जी, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ हिंदी का बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है अंधा युग, है ना। यह महाभारत की त्रासदी पर आधारित है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, ठीक है, 18 दिन तक यह युद्ध चला था, राइट। तो युद्ध का जो परिणाम निकला था, क्या परिणाम हुआ था, उसका चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है अंधा युग नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 देखिए, साकेत महाकाव्य में किसका चरित्र मुख्य है? मतलब उर्मिला का, सीता का, लक्ष्मण या भरत का? तो हमने पहले भी देखा कि जो साकेत महाकाव्य मैथिलीशरण गुप्त जी का, वह विशेषतः उर्मिला को केंद्र में रखकर ही रचा गया है। स्त्री प्रधान दृष्टिकोण को यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, केंद्र में रखकर, ठीक है, स्त्री प्रधान दृष्टिकोण। जब तक प्रश्न को समझेंगे नहीं ना, तब तक हम रट्टा मार के याद नहीं रख सकते प्रश्नों को, ठीक। और उर्मिला केंद्र में है, इसके केंद्रीय पात्र है, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, उर्मिला केंद्रीय पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गबन किसका उपन्यास है? गबन किसका उपन्यास है? यशपाल का, प्रेमचंद का, जिनेंद्र कुमार का या फिर अज्ञेय का? तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचा हुआ उपन्यास है गबन। एक तो हमने देख लिया पीछे गोदान, है ना। तो गबन भी यह एक तरह का सामाजिक आर्थिक विसंगतियों पर लिखा हुआ उपन्यास है, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों पर लिखा हुआ उपन्यास है, और इसमें स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण
देखने को मिलता है बेसिकली। ठीक। गबन का अर्थ क्या होता है? चोरी करना, है ना, किसी चीज को गबन हो जाना, गायब हो जाना मतलब। नेक्स्ट प्रश्न, निराला किस युग के प्रमुख कवि रहे हैं? विकल्प है भक्ति युग के, रीतिकाल के, छायावाद के या फिर प्रगतिवाद के। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं, मतलब इस तरह से भी इनको कहा जाता है 4 स्तंभों में, जिसमें निराला है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत शॉर्ट में लिखेंगे, और साथ ही जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अब यह भी पूछा जाता है कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? विकल्प दिए रहेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के 4 प्रमुख कवि, जिन्हें 4 प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है, तो याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर निराला। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की बड़ी ही राष्ट्रवादी कविता रही है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, राष्ट्रवादी कविता है, जोश से भरी हुई कविता है यह। ओके, बलिदान की भावना इस कविता में हमें देखने को मिलती है। देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। देशभक्ति, बलिदान की भावना जैसी विशेषताएं इस कविता में हमें देखने को मिलती है। इसकी आपने पंक्तियां भी सुनी होगी कि मुझे तोड़ देना बनवाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि की रक्षा करने जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक, तो पुष्प की अभिलाषा यह कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न 15 देखिए, महाभाष्य किसकी रचना है? विकल्प हैं कालिदास, पतंजलि, भवभूति या पाणिनि। तो कालिदास की रचना तो नहीं है, भवभूति की भी नहीं है, पाणिनि की भी नहीं है। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है महाभाष्य। यह संस्कृत का एक व्याकरणिक ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का व्याकरणिक ग्रंथ। ठीक है। और पाणिनि की भी पूछी जाती है बड़ी ही प्रसिद्ध रचना, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो आपने याद रखना है अष्टाध्यायी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प है हमारे सामने भरत मुनि ने, पाणिनि ने, कालिदास ने या भवभूति ने। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जो भरत मुनि रहे हैं नाट्य शास्त्र के रचनाकार, है ना, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन? भरत मुनि। कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने? नाट्य शास्त्र। तो इसी नाट्य शास्त्र में इन्होंने 9 रसों का वर्णन किया है। आई एम श्योर सभी ने स्कूली जीवन में 9 रस पढ़े होंगे। हास्य रस, वीर रस। तो ये 9 रस, सबसे पहले 9 रसों का वर्णन किया था नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने। ठीक है, तो इसमें इन्होंने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत और भारत भारती किस कवि की रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की तो नहीं है, मैथिलीशरण गुप्त की हो सकती है, जयशंकर प्रसाद की भी नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी नहीं है। तो साकेत और भारत भारती के रचनाकार है मैथिलीशरण गुप्त। ठीक है, जो भारत भारती है वह राष्ट्रीय चेतना की काव्यकृति है, और साकेत तो हमें पता है उर्मिला को केंद्र में रखकर रचा गया राम काव्य है ना। ठीक है, और एक और प्रश्न बनता है कि ये जो मैथिलीशरण गुप्त हैं इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि। और राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी या किसने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने, है ना, M.K. गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इन्हें क्या किया था? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, राष्ट्र कवि कहा था, इसी रचना के आधार पर भारत भारती
चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवटी महाकाव्य किसने लिखा है? विकल्प हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सुदर्शन, मैथिलीशरण गुप्त या फिर अज्ञेय। तो पंचवटी भी मैथिलीशरण गुप्त की ही रचना है। बड़ी महत्वपूर्ण रचनाओं के रचनाकार रहे हैं यह। ठीक है, तो पंचवटी यह 1925 में प्रकाशित हुई थी, प्रकाशित रचना है। ठीक है, राम साहित्य पर आधारित यह रचना है। इसमें शूर्पणखा प्रसंग को उठाया गया है और जो पंचवटी सीता जिस पंचवटी में रहती थी, है ना, उसका प्राकृतिक सौंदर्य भी इस रचना में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम फटाफट से। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। धनपत राय, सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिऔध या गंगा प्रसाद। तो मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय। ठीक है, और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से भी लिखते थे शुरू शुरू में। उर्दू की रचनाएं इनकी देखेंगे आप तो नवाब राय के नाम से मिलती है। नवाब राय, लेकिन वास्तविक नाम था धनपत। और बाद में इन्हें प्रेमचंद नाम कैसे पड़ा इनका? प्रेमचंद नाम, तो यह नाम एक जमाना पत्रिका के संपादक थे मुंशी दया नारायण। ठीक है, मुंशी दया नारायण, इन्होंने इन्हें यह नाम सुझाया था कि क्यों ना आप प्रेमचंद के नाम से हिंदी साहित्य में रचना रचिए। तो इसी वजह से बाद में इनका नाम प्रेमचंद पड़ गया था, लेकिन इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? वर्ष 1910 में, 1913 में, 1915 या 1920। तो देखिए, गीतांजलि रचना के लिए वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1913 में। और ये पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले एशियाई थे, एशियाई नोबेल विजेता थे, नोबेल विजेता, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। राइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंद्रकांता उपन्यास की रचना किसने की है? चंद्रकांता आपने टीवी पर भी देखा होगा, धारावाहिक है ना। क्या मुंशी प्रेमचंद ने, देवकीनंदन खत्री ने, अज्ञेय ने या यशपाल ने? तो देवकीनंदन खत्री द्वारा यह एक तिलस्मी उपन्यास था, तिलस्मी अय्यारी का उपन्यास। मतलब इसमें जादू, परियां, ये सब देखने को हमें मिलता है। जिसमें ऐसे हवा में उड़ जाना, जादुई शक्तियों का प्रयोग, तो ये सब इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? विकल्प हैं अनामिका, साकेत, गोदान या प्रिय प्रवास। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो छायावाद के प्रमुख कवि रहे हिंदी साहित्य के, उनकी प्रसिद्ध कृति का नाम रहा है अनामिका। यह एक काव्य संग्रह था। इसमें हमें छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की छाप देखने को मिलती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अज्ञेय किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी इनका पूरा नाम है। ये भाई नई कविता और प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं अज्ञेय जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? विकल्प हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त या निराला। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई रचना है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना, झांसी की रानी। ठीक है, वीर रस से ओतप्रोत कविता है। कौन सा रस का यूज हुआ है इसमें? वीर रस। एक अमर रचना रही है यह। प्रश्न 25 देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा,
इस नाटक के रचनाकार कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बड़ी प्रसिद्ध रचना रही है अंधेर नगरी चौपट राजा। इसमें क्या किया गया है? भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर प्रहार किया गया है, व्यंग्य किया गया है। ठीक है, भारतेंदु द्वारा शासन व्यवस्था पर व्यंग्य या प्रहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 26 है, पारो उपन्यास किस लेखक का है? विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, इंदिरा देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान या नमिता गोखले। तो हिंदी की एक बड़ी प्रसिद्ध कवित्री रही है नमिता गोखले जी। ठीक है, इन्होंने यह उपन्यास 1984 में प्रकाशित करवाया था, जिससे ये बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी। एक्चुअली पारो ड्रीम्स ऑफ फैशन। ठीक है, पारो ड्रीम्स ऑफ फैशन, ड्रीम्स ऑफ फैशन के नाम से यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। और एक नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध उपन्यास भी है पारो, आपने देख लेना है। ठीक है, लेकिन नागार्जुन नहीं होगा यहाँ पर, तो नमिता गोखले का भी यह उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किसने किया था? विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बाला बोधनी ये जो पत्रिका थी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा निकाली हुई पत्रिका थी। इसके साथ ही और भी भारतेंदु के द्वारा यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा निकाली हुई कविताएं रही हैं जो बड़ी प्रसिद्ध रही हैं। एक तो बाला बोधनी हो गई, एक कवि वचन सुधा। ठीक है, और एक हरिश्चंद्र चंद्रिका मैगजीन भी थी इनकी। तो ये 2-3 पत्रिकाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं, हिंदी की गद्य पत्रिकाएं रही हैं। राइट, आगे बढ़ेंगे। पल्लव काव्य संग्रह किसका है? पल्लव नामक काव्य संग्रह किस रचनाकार ने रचा है? महादेवी वर्मा ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जयशंकर प्रसाद ने या निराला ने? तो सुमित्रा नंदन पंत सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके रचनाकार रहे हैं, छायावादी कवि रहे हैं, है ना। आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत यह प्रवृत्ति आती है छायावादी, उसी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। एक्चुअली ये जितने भी विकल्प में दिए हैं ना, सारे ही 4 प्रमुख स्तंभ कहलाते हैं छायावाद के, लेकिन जो पल्लव रचना है वह पंत की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या फिर यशपाल? तो धर्मवीर भारती जी का रचा हुआ उपन्यास का नाम है गुनाहों का देवता। प्रेम और त्याग की मार्मिक कथा इसमें हमें देखने को मिलती है। इस उपन्यास में प्रेम व त्याग, राइट, मार्मिक कहानी मिलती है इस उपन्यास में देखने को। चलिए आगे बढ़ेंगे। निराला का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प है हरिवंश राय, सूर्यकांत त्रिपाठी, श्याम सुंदर, रामविलास शर्मा। तो निराला तो एक उपाधि दी गई है, वास्तविक नाम इनका सूर्यकांत त्रिपाठी था, है ना। और बचपन का नाम भी इनका पूछा जाता है। निराला का बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो सूर्य कुमार था बचपन का नाम। छायावाद के प्रमुख स्तंभ, प्रतिनिधि, कवि। ठीक है, याद रखना है। गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी का जो गोदान उपन्यास है वह किस विषय पर आधारित था? ऐतिहासिक कथा पर, किसान जीवन पर, धार्मिक कथा पर या देशभक्ति पर? तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ जो गोदान उपन्यास है वह एक किसान के जीवन पर आधारित उपन्यास था। ठीक है, किसान के जीवन में आने वाली समस्याओं पर आधारित। और आर्थिक तंगी, मतलब ये सारी समस्या के अंतर्गत ही आती है ना। और इस उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन था? होरी नामक किसान इस उपन्यास का प्रसिद्ध पात्र होता है।
याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन से रचनाकार रहे या जो भी आलोचक रहे? तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो नहीं किया, जयशंकर प्रसाद ने भी नहीं किया, डॉक्टर नगेंद्र ने भी नहीं किया। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मुकुटधर पांडे। सबसे पहले इन्होंने ही छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने एक निबंध लिखा था, ठीक है, निबंध लिखा था, उसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। फिर बाद में तो कई रचनाकारों ने छायावाद को अपनाया, यहाँ तक कि छायावाद के समय से भी हिंदी साहित्य का कुछ समय माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखी है? निराला ने, पंत ने, दिनकर ने या बच्चन ने? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। इसमें इन्होंने भगवान राम के संकल्प और शक्ति की आराधना का भाव दर्शाया है। ठीक है, भगवान राम की शक्ति और संकल्प, शक्ति और संकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेदना की वीणा किस कवित्री की कृति है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कुमुदनी या फिर अमृता प्रीतम? एक तो सबसे पहले यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स है, वेदना की वीणा नाम से कोई भी रचना नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का वैसे सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। क्यों? क्योंकि इन्हें वेदना की कवित्री कहा जाता था, वेदना की कवयित्री। ठीक है, क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं रची हैं उनमें रहस्यवाद देखने को मिलता है, वेदना, प्रेम, पीड़ा देखने को मिलती है। वेदना अर्थात पीड़ा, इसीलिए इन्हें वेदना की कवित्री कहा जाता है, यह होना था यहाँ पे। और साथ ही इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी किस रस प्रधान काव्य है? यानी कि कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसमें कौन सा रस दिए गए विकल्पों में से सबसे प्रधान है? श्रृंगार रस तो नहीं है, करुण भी नहीं है, वीर भी नहीं है, ज्यादा इसमें प्रमुखता रही है शांत रस की। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर होगा शांत रस, और जयशंकर प्रसाद की यह रचना है कामायनी महाकाव्य। ठीक है, जिसे हिंदी के जो जाने माने आलोचक रहे हैं उन्होंने महाकाव्य मानने से मना कर दिया था। राइट, अब वो कौन से आलोचक थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही इसमें हमने देखा था मनु, ईड़ा और श्रद्धा नामक पात्रों का मानव जीवन संबंधित वर्णन यहाँ पर इस कामायनी नामक महाकाव्य में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कामायनी को महाकाव्य मानने से इनकार किया था। उनके लिए यह महाकाव्य की दृष्टि से, महाकाव्य की दृष्टि से उचित नहीं ठहरता है। लेकिन हालांकि यह बहुत बड़ा महाकाव्य रहा है अपने समय का, छायावाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती काव्य का विषय क्या था? क्या यह समाज सुधार था, राष्ट्र प्रेम था, प्रेम कथा या प्रकृति चित्रण? तो भारत भारती महाकाव्य मैथिलीशरण गुप्त का है। राइट, पीछे भी डिस्कस हुआ, लेकिन देखिए एक ही प्रश्न को कितनी तरह से पूछा जा सकता है। तो राष्ट्र प्रेम पर आधारित काव्य है भारत भारती। ठीक है, इसमें हमें भारत के अतीत, भारत के वर्तमान और भारत के भविष्य का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का। तो राष्ट्र प्रेम पर आधारित रचना है। आगे बढ़ते हैं। अंधा युग किसके द्वारा लिखा हुआ नाटक है? विकल्प है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद। तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ अंधा युग नाटक है। महाभारत के युद्ध के परिणाम स्वरूप महाभारत युद्धोपरांत समय का
इसमें वर्णन हमें कि आखिर ये जो महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसका क्या परिणाम निकला? क्या युद्ध ही हर समस्या का हल है? इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह के सवाल उठे थे उस समय। तो उसी पर आधारित है अंधा युग नाम से धर्मवीर भारती द्वारा का लिखा हुआ यह नाटक, जो बड़े बड़े मंचों पर भी अभिनीत किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? देखिए, विकल्प है अज्ञेय ने, दिनकर ने, वचन ने या शुक्ल ने। तो तार सप्तक के बड़े प्रमुख कवि रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय जी। 1943 में तार सप्तक आया था। तार सप्तक, ठीक है। तार सप्तक क्यों? क्योंकि इसमें 7 प्रमुख कवि थे, इसीलिए इसे तार सप्तक नाम दिया गया। ठीक है, कि कवियों एक तार की तरह आपस में लिंक था उनका, 7 कवियों का। तो इसके संपादक थे आपके अज्ञेय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रश्मिरथी किसकी रचना है? तो रश्मिरथी रचना के रचनाकार हैं क्या निराला हैं, दिनकर हैं, बच्चन हैं या प्रसाद हैं? तो दिनकर की रचना है रश्मिरथी, रामधारी सिंह दिनकर। यह एक तरह का महाकाव्य है जो कर्ण के जीवन पर आधारित है। ठीक है, कर्ण के जीवन पर आधारित है और वीर रस प्रधान महाकाव्य है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मधुशाला किस कवि की प्रसिद्ध कृति है? हरिवंश राय बच्चन, पंत, निराला या प्रसाद? तो हरिवंश राय बच्चन जी, जो फेमस अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के फादर रहे हैं, बड़े ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनकी रचना का नाम है मधुशाला। मधुबाला भी इनकी रचना है, मधुशाला भी। यह एक तरह का काव्य संग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 41। संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक की रचना है? विकल्प है रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रामधारी सिंह दिनकर या आचार्य शुक्ल। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें भारतीय संस्कृति के विकास क्रम को दिखाया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के विकास क्रम को दिखाया गया है इस रचना में। आगे बढ़ेंगे। गीतिका किसकी काव्य कृति है? विकल्प है पंत, निराला, दिनकर या बच्चन। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है गीतिका, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है गीतिका। 1936 में यह प्रकाशित हुई थी यह रचना। ठीक है, और ये छायावाद के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपराजिता किसके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? विकल्प है अज्ञेय, गोरापंत शिवानी, प्रसाद या यशपाल। तो गोरापंत शिवानी के द्वारा लिखा हुआ यह प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, ये 20वीं शताब्दी की एक हिंदी लेखिका रही हैं गोरापंत शिवानी जी, है ना, 20वीं सदी की। और भारतीय हिंदी लेखिका के साथ महिला केंद्रित उपन्यासकार भी रही हैं, मतलब महिलाओं को केंद्र में रखकर रचने वाली उपन्यासकार, रचना रचने वाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास किस युग के कवि? भक्ति युग, रीतिकाल, आधुनिक काल या प्रगतिवाद? तो तुलसीदास जी भक्ति युग के कवि रहे हैं, बहुत बड़े राम भक्त कवि रहे हैं, है ना, राम भक्त कवि। और साथ ही इनकी जो भक्ति भावना थी वह कैसी थी? दास्य भाव की, यानी कि खुद को ये प्रभु का दास समझते थे, मानते थे। इसीलिए कभी यह भी पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की भक्ति भावना कैसी थी, माधुर्य भाव की, दास्य भाव की, है ना, या सख्य भाव की? तो याद रखना है दास्य भाव की। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, सूरसागर किसकी रचना है? विकल्प है कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास या रहीमदास। तो सूरदास की रचना है सूरसागर।
इसमें कृष्ण भक्ति और ब्रज भाषा की बड़ी ही माधुरता हमें देखने को मिलती है। तो कृष्ण भक्त कवि थे कौन? सूरदास जी। ठीक है, और इन्हीं की यह रचना है सूर सागर। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है इन्होंने, है ना। और इनकी, सूरदास की भक्ति भावना थी किस भाव की? माधुर्य भाव की और सख्य भाव की। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली जो हिंदी की लेखिका थी वे कौन थी? विकल्प हैं महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमारी चौहान, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती, अनामिका। यहाँ पर बहुत सारे विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी की बहुत सारी कवित्रियां रही हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली हिंदी लेखिका पूछा है। वैसे ये सब जितनी भी आपको यहाँ पर रचनाकार, कहानीकार या उपन्यासकार दिख रही हैं, हिंदी लेखिकाएं दिख रही हैं, इनमें सबसे पहले तो महादेवी वर्मा जी ही आती हैं। लेकिन सबसे पहली बार ऑफिशियली तौर पर जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन्हें मिला था वे थी कृष्णा सोबती जी। ठीक है, हालांकि महादेवी वर्मा को क्या हुआ था, इस पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन मिला किसे था? पहली बार कृष्णा सोबती जी को। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, गोदान में होरी की पत्नी का क्या नाम था? सोना, धनिया, राधा या उर्मिला? तो देखिए, जो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का है उसमें किसान होरी के जीवन पर आधारित वह उपन्यास है, लेकिन उनकी वाइफ जो थी, पत्नी का रोल जिन्होंने निभाया था वो धनिया थी। धनिया नाम था होरी की पत्नी का। ठीक है, जो एक साहसी और दृढ़ महिला थी। याद रखना है, साहसी महिला थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 48, राम की शक्ति पूजा किस छंद में लिखी गई है? सवैया छंद में, चौपाई छंद में, मुक्त छंद या सोठा छंद? तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, यह मुक्तक छंद की रचना है। मुक्तक छंद यानी मुक्तक शैली में लिखी हुई रचना है। इसमें किसी भी तरह का जो बंधन नहीं है, तो इसलिए विकल्प सी उत्तर होगा। और यह भगवान राम जी की साहसी और पराक्रम को दिखाती है। ठीक है, साहस और पराक्रम को। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 49, कामायनी का नायक कौन था? कर्ण, मनु, कृष्ण या अर्जुन? तो मैंने पहले भी कहा कि मनु, श्रद्धा और ईड़ा ये प्रमुख चरित्र रहे हैं कामायनी रचना के। तो कामायनी का नायक था मनु। ठीक है, मनु को आदि पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि आपको टीजीटी की सीरीज कैसी लग रही है ना। टीजीटी जो कमीशन आर्ट्स है उसकी 2025 में होने वाली परीक्षा की यह एमसीक्यू सीरीज आपको किस तरह से रास आ रही है, मतलब अच्छी लग रही है और आपकी तैयारी हो रही है? इनमें से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हो आप सबको पहले से ही संज्ञान में थे या नहीं, जानते थे आप या नहीं? देखिए, आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न देखिए कि पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत एक महाकाव्य है हिंदी का बहुत बड़ा। क्या जायसी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास? तो पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। आपने फिल्म भी देखी होगी पद्मावत, है ना, रानी पद्मिनी के जीवन पर आधारित। तो यह अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है, अवधी भाषा में। ठीक है, प्रेम कहानी का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसको प्रेम कहानी होने पर इसको प्रेमाख्यानक महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, यह कब रचा गया था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट कड़ी लेकर हाजिर होती हूँ, लेकिन वीडियो को अपना समर्थन जरूर दीजिएगा, इसीलिए हम आगे की कड़ियाँ लाने में सफल होंगे। नमस्कार।